हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसी स्प्रिंग होती है, सॉरी, सबसे पहले तो हम स्प्रिंग के बारे में जानते हैं। ये स्प्रिंग एक इलास्टिक मशीन एलिमेंट है जो कि शॉक एब्जॉर्ब, एनर्जी स्टोर और फोर्स अप्लाई करने के यूज होता है। इसके टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट है इसका हेलिकल स्प्रिंग, जो कि बना रहता है एक राउंड वायर से। इसके भी टाइप होते हैं। कंप्रेशन टाइप होता है, कंप्रेशन स्प्रिंग, एक्सटेंशन स्प्रिंग और टॉर्सन स्प्रिंग। दूसरा हमारा स्प्रिंग का टाइप है लीफ स्प्रिंग, जो कि स्टील प्लेट से बना रहता है, फ्लैट स्टील प्लेट। इसका यूज़ ट्रक में होता है, बसेस सॉरी, ट्रक के सस्पेंशन में होता है, बस के सस्पेंशन में होता है और ऑयल है व्हीकल्स के सस्पेंशन में होता है। थर्ड है हमारा स्पाइरल स्प्रिंग। इसका यूज़ हम सॉरी, ये बनी रहती है हमारी ये भी हमारी फ्लैट स्ट्रिप रहती है, जो कि बनी रहती है, जो कि हमारी वो भी हो। इसका यूज़ हम वॉचेस में करते हैं और मेजरिंग टैप में करते हैं। फोर्थ है हमारी डिस्क स्प्रिंग, जो कि हम वेरिएबल स्प्रिंग भी बोलते हैं इसे। ये भी हमारी फ्लैट स्ट्रिप रहती है, नहीं नहीं सॉरी, ये डिस्क से बनी होती है, डिस्क कॉनिकल स्टेप रहती है इसकी। और इसका यूज़ हम हैवी मशीनरीज में करते हैं और किस में करते हैं, और क्लचेस में करते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारी स्प्रिंग आती है, जो कि है वॉल्यूट स्प्रिंग, जिसका जिसका यूज़ हम हैवी प्रेसेस में करते हैं। और ये वॉल्यूट स्प्रिंग कोन शेप में एक फ्लैट स्ट्रिप होती है, जो कि कोन शेप में बाइंड होती है। और अब हम बात करेंगे हमारी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में। ये एक हेलिकल स्प्रिंग है जो कि कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है जब हम इस पर से लोड हटाते हैं। इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि ये स्प्रिंग बनी रहती है एक राउंड वायर से, जो कि बाउंड होता है हेलिकल कॉइल में यूनिफॉर्म पिच पर। यूनिफॉर्म पिच मतलब हेलिकल शेप में एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन हो गया, डेफिनेशन होगी, और हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। जब भी हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगी, और जैसे ही हम लोड को फ्री करेंगे, ये वो स्टोर एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करके उसको अप्लाई करेगी। इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है जब भी हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में, इंजन वाल्व्स में यूज़ होती है, शॉक एब्जॉर्बर में यूज़ होती है, और यूज़ होती है हमारे रेलवे बफर्स में। और अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, हाई एनर्जी स्टोरेज है, और शॉक एब्जॉर्ब अच्छा कर लेता है, और इसकी सर्विस लॉन्ग होती है। मशीन एलिमेंट्स वो मशीन के कंपोनेंट होते हैं जिसे मशीन में किसी स्पेशल काम के लिए लगाया जाता है, जिससे मिलकर पूरी एक मशीन बनती है। फॉर एन एग्जांपल, शाफ्ट पावर को ट्रांसमिट करता है, बेयरिंग शाफ्ट को सपोर्ट देती है और फ्रिक्शन कम करती है, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करती है और शॉक को एब्जॉर्ब करती है, कपलिंग
दो शाफ्टों को जोड़ती है। और बाकी और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा है, हमारी है, चलो ठीक है। एक कंप्रेशन स्प्रिंग है जिस पर 200 न्यूटन का लोड एक हाइट से गिराया जाता है। उस स्प्रिंग के वायर का डायमीटर 15 mm है और उसका मीन डायमीटर, मतलब स्प्रिंग के जो बीच में होल है उसका डायमीटर 120 mm है। और उस स्प्रिंग पे नंबर ऑफ कॉइल्स 20 हैं, मतलब 20 बार वो बाउंड हुई है। और वो जब उस पर लोड गिराया गया तो वो 80 mm कंप्रेस हुई थी। और मॉड्यूलस रिजिडिटी है उसकी 84 गीगा न्यूटन पर mm²। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होती है कि स्प्रिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्विस्ट, मतलब 84 गीगा न्यूटन पर mm का रेजिस्ट कर रहा है उसको, ताकि वो यहाँ वहाँ ट्विस्ट ना हो स्प्रिंग। तो अब हमें पता क्या करना है कि वो लोड कितनी हाइट से गिरा था। तो चले हम जानते हैं। तो उसके लिए हम स्प्रिंग की स्टिफनेस जानेंगे कि कितना न्यूटन का लोड लगाने पर स्प्रिंग स्टिफ होती है, ताकि हमें पता चले कि अगर हाइट कम होगी तो कम स्टिफ होगा, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टिफ होगा। स्टिफ मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन। एक न्यूटन का एक लोड होता है जिसके नीचे वो कंप्रेस नहीं होती है। अगर उससे ज़्यादा लोड लगाया जाए तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है। जब लोड गिरता है तो उसके पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी उसने स्प्रिंग में स्टोर कर दी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में। अब क्या होगा, कि वो स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी, मतलब एनर्जी स्टोर हो गई है, लोड से निकली और स्प्रिंग में स्टोर हो गई। जैसे मतलब लॉस्ट एनर्जी इक्वल टू स्टोर एनर्जी। अब हम बस जानेंगे कि लॉस्ट एनर्जी के बारे में, कि लोड कितना चला। पहला तो वो हाइट है जहाँ से वो गिरा स्प्रिंग पे आया, और दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस हुई। वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकलेगा। और हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इधर पे हमारा फोर्स है लोड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो हम क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू डब्ल्यू ब्रैकेट में एच प्लस वाई। वाई हमें रिप्रेजेंट करना है कंप्रेशन, स्प्रिंग के कंप्रेशन से, जो कि 80 mm स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। और एच निकालना हमें, एक वो हाइट है, एच यानी हाइट। हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 kx²। तो इधर पे x की जगह y है, क्योंकि हमने y लिया है कंप्रेशन के डिस्टेंस को। अब हम हमारी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो हमें एनर्जी लॉस्ट से मिली है और हमारे जो एनर्जी स्टोर है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। और हम क्या कर उससे हमारा जो के है स्टिफनेस, वो आया है 15 न्यूटन पर mm²। मतलब इतना लोड लगाएंगे तब जाके हमारी स्प्रिंग कंप्रेस होगी। इससे कम लगाएंगे तो हमारी स्प्रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। के इक्वल टू स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू
जी डी की पावर 4 अपॉन डी की पावर 3 अपॉन इंटू एन। फिर से बोलता हूँ, के इक्वल टू जी डी की पावर 4 अपॉन 8 डी की पावर 3 अपॉन नहीं इंटू एन। तो दोस्तों मैंने देखा कि ये बड़ा डी ऊपर क्यों है, नीचे छोटा डी क्यों है, मतलब वैल्यूज़ ऊपर नीचे किस बेस पे होती हैं। हमारा बेस ये होता है कि एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसके होने से, मतलब जिसके बढ़ने से हमारी वैल्यू बढ़े, चाहे वो स्टिफनेस हो चाहे कुछ हो, उसे हम ऊपर लेते हैं, और जिसके बढ़ने से हमारी वैल्यू घटे उसे हम नीचे लेते हैं। जैसे कि मैंने डी ऊपर लिया, डी की पावर 4, जो कि हमारा इस वायर का डायमीटर है। अगर वो मैंने ज़्यादा लिया तो स्टिफनेस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको दबाने, मतलब कि स्टिफ करने में हमें ज़्यादा लोड चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अब वायर मोटा हो चुका है। और वैसे ही हमारा जो मीन डायमीटर है वो नीचे है, वो बढ़ेगा, मतलब स्प्रिंग के बीच का जो होल है वो बढ़ेगा। तो हमारा स्प्रिंग बहुत कम लोड में कंप्रेस हो जाएगी, मतलब स्टिफनेस की वैल्यू कम हो गई मीन डायमीटर के बढ़ने से। नंबर ऑफ कॉयल हैं n, अगर वो बढ़ी तो हमारी स्टिफनेस की वैल्यू फिर कम हो जाएगी। जी यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऊपर है, क्योंकि मटेरियल हार्ड होगा तो स्टिफनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा तो स्टिफनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रिक्शन मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्लच और ब्रेक में यूज़ होता है। जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है पावर ट्रांसमिटिंग के लिए और मोशन को स्टॉप करने के लिए है। इसकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली है हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हाई होना चाहिए ताकि कम पावर में भी ब्रेक या पावर ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके। सेकंड पॉइंट है हाई वेयर रेजिस्टेंस, ये कंटिन्यूस रबिंग में वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हाई हीट रेजिस्टेंस, ये हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ब्रेकिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर निकलता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसे वो झेल सके। फोर्थ पॉइंट है गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो हैवी लोड को झेल सके। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, घर्षण के दौरान जितनी भी हीट निकलती है वो फटाफट निकले इसमें से। लो नॉइस एंड वाइब्रेशन, इसमें कम नॉइस और वाइब्रेशन होना चाहिए। लॉन्ग सर्विस लाइफ, इसके पास लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ होनी चाहिए जिससे ये लंबे समय तक चल सके। मॉइस्चर एंड ऑयल रेजिस्टेंस, इसकी फ्रिक्शन ऑयल और वाटर के आने से या ऑयल और वाटर से कम नहीं होनी चाहिए।
कॉमन फ्रिक्शन मटेरियल एस्बेस्टॉस, जो आप स्वास्थ्य या हेल्थ के लिए के रीज़न से कम यूज़ होता है। दूसरा हमारा ऑर्गेनिक फ्रिक्शन मटेरियल, तीसरा सिंटर्ड मेटल, चौथा है हमारा सिरेमिक मटेरियल और एक कंपोजिट मटेरियल। और इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये ड्रम ब्रेक में यूज़ होता है, डिस्क ब्रेक में यूज़ होता है, क्लचेस में यूज़ होते हैं ये मटेरियल, फ्रिक्शन मटेरियल, और इंडस्ट्रियल ब्रेक्स में यूज़ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो पहले स्पीड स्लो होती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। ठीक वैसे ही एक ऐसा क्लच जो स्पीड बढ़ते ही अपने आप जुड़ जाए उसे सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोलते हैं। जब इंजन की स्पीड कम होती है, आरपीएम कम होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही होता है जब हम किसी को एक पत्थर को हम रस्सी में बांध कर जोर जोर से घुमाते हैं तो वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं। तब स्प्रिंग क्लच शूज को पकड़ के रखती है और वो इंगेज नहीं हो पाता, जिससे पावर ट्रांसमिट भी नहीं हो पाती। और जब स्पीड बढ़ती है, आरपीएम बढ़ता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ता है, वो फोर्स स्प्रिंग से कहीं ज़्यादा होता है, जिससे क्लच शूज ड्रम को पकड़ लेते हैं और पावर ट्रांसमिट करते हैं। ये पावर डायरेक्ट इंजन से निकलकर गियर बॉक्स तक पहुंचती है। और अगर फिर से इंजन की स्पीड कम हो जाए, आरपीएम भी कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाएगा, स्प्रिंग दोबारा से क्लच शूज को पकड़ के खींच लेंगी, जिससे क्लच शूज डिसएंगेज हो जाएगा। और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। इसका पहला फैक्टर है हमारे इंजन की स्पीड। अगर आरपीएम ज़्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा बनेगा। सेकंड है मास ऑफ शूज़ भारी होंगे तो जल्दी बाहर निकलेंगे। रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग अगर हार्ड होगी तो इंगेज होने के लिए ज़्यादा आरपीएम चाहिए होगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो पावर ट्रांसमिट अच्छे से होगी। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो हीट कम बनेगी और वेयर कम होगा। हीट डिसिपेशन, हीट जल्दी निकलना चाहिए। और वेयर रेजिस्टेंस, मटेरियल कम घिसना चाहिए।